नमस्कार साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। विद्यार्थी कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या तो सीखता है। जी हाँ, आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। हम बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था की। साथियों, यूपीपीसीएस 2023 के लिए स्पेशल बैच मैं चला रहा हूँ, जिसमें हम अभी पढ़ने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था। इससे पहले हमने तीन चार वीडियो बना दी है, आप जाके वहाँ देख लेना। चैनल पे रायसा द स्टडी सेंटर पे जाके देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। मैं उन्हीं टॉपिक को चूज करता हूँ जहाँ से आपके प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, जो बेस है, वो मैंने 3 चीज़ों को बेस बनाया है। पहला चीज़ बेस बनाया है PYQ, जो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है, मैं उसको पूरी तरह से एनालिसिस करता हूँ। फिर देखता हूँ कि किस एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का नेचर क्या है, तरीका क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखता हूँ। दूसरा बेस क्या है? दूसरा बेस हमारा क्या है? सिलेबस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिलेबस को बेस बनाता हूँ। यूपीपीसीएस 2023 में जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप देखना कि राज्य व्यवस्था से जहाँ से मैं पढ़ाया हूँ वहाँ से आपको सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे। राइट, ठीक है। तो एक तो मैं सिलेबस को आधार बनाता हूँ, PYQ को आधार बनाता हूँ, और तीसरा जो मेरा आधार है मेरे प्यारे बच्चों, वो है मेरा अपना जो अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, मेरे लाइफ का जो अनुभव रहा है, क्योंकि मैं लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैं करीब लगभग 4 से 5 साल जो है मुझे टीचिंग लाइन में हो गया है। मैं 2 बार IAS का इंटरव्यू दिया हूँ, PCS का दिया हूँ, मैं नेट, JRF, लॉ, पॉलिटिकल साइंस में मैं UG PG, तमाम चीज़ें हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितना आपको दे दूं उससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। राइट, तो आइए मैं आप देख बताता हूं आपको। आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। दोस्तों, यहाँ से PCS में, चाहे आप किसी भी स्टेट PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही आप SSC, रेलवे, बैंक, अगर किसी भी एग्ज़ाम से जुड़े हो तो हम देखते हैं कि जो ये रिसोर्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिसोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न के नेचर अलग अलग होते हैं। कभी कभी आपको जो है वन लाइनर प्रश्न बनता है, आपको क्या दे देगा, सीधा पूछ लेगा कि जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, ऐसे दे देगा। या कभी कभी मिलान देने के लिए देता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, या फिर दे देगा कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो तमाम प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हम सारे प्रश्नों पे भी फोकस डालेंगे। और आइए देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कहा जाता है कि उधार का थैला है, ऐसा है क्या? एक्चुअल में होता क्या है कि हमने क्या किया है कि हमारे जो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, उन्होंने ज़रूर अच्छी अच्छी बातें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, अलग अलग संविधान से लिए ज़रूर हैं, लेकिन ये उधार का थैला नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उधार का थैला है, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। हमने क्या किया है कि हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, जब कोई भी चीज़ जहाँ से लेते थे, जिस स्रोत से उसे उठाते थे, उसमें भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार भारत की जो मानसिक स्थिति है, इसके अनुसार उसमें परिवर्तन करके तब एडॉप्ट करते थे। और आप भी जानते हैं, अगर किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर दिया जाए तो कॉपीराइट नहीं होता। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारा संविधान जो है वो उधार का थैला है। राइट, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या होता है दोस्तों? संसद की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन याद रखना, यूपीपीसीएस ने पूछा था पिछली साल कि संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन में ही सबसे पहले संसदीय व्यवस्था की बात की गई है। जो मैग्ना कार्टा आप पढ़ते हो ना 1215 में, वहाँ से ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती है, संसद का धीरे धीरे विकास होता है। ठीक है, तो राजा की जो शक्तियां हैं, जो क्राउन की शक्तियां हैं, वो कम होती चली जाती हैं, और जो संसद है वो धीरे धीरे मजबूत होती चली जाती है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ब्रिटेन से देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो, ब्रिटेन का भारत पर लगभग 200 वर्ष शासन था, और इस दौरान ब्रिटेन ने क्या किया, भारत की जो संवैधानिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए, उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समय समय पे उसने विभिन्न प्रकार के संशोधन, जैसे आप जानते हैं कि 1700
जो है 73 में पहली बार चार्टर एक्ट लाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ। आप देखेंगे 1909 का एक्ट है, फिर 1919 का एक्ट है, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी भूमिका है। लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद में से 200 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये कंसेप्ट मैं आपसे बता दूं, जो ये स्रोत मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए और अगर आपके ऑप्शन में, आपके विकल्प में 1935 का अधिनियम है और आपको लगे कि ये सुना हुआ स्रोत नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है मैंने सुना नहीं है, तो 1935 अगर एक्ट आपके विकल्प में है तो आंख बंद करके उसे टिक मार देना, वो राइट जवाब होगा। ठीक है। तो ब्रिटेन से हम देखेंगे, ब्रिटेन क्या होता है कि हमारा जो देश है वो कैसी है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, जैसा कि आप जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में एक राष्ट्राध्यक्ष होता है और एक शासनाध्यक्ष होता है, जिसे हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहते हैं। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये कंसेप्ट याद रखना, रटना नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखो। ठीक है, रटना बंद करो। ठीक है, सीखो। जैसे समझो बात को, जब भी बात संसद किया जाए, संसदीय प्रणाली किया जाए, संसदीय विशेषाधिकार किया जाए, मंत्रिमंडल किया जाए, कैबिनेट मंत्री किया जाए, इस प्रकार की किसी भी बात से संबंधित आ जाए ना, तो आप क्या आंसर होगा? ब्रिटेन होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ हम देख लेते हैं, जैसे विधि का शासन। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। किस आर्टिकल में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के शासन की बात की गई है और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन का अर्थ होता है कि विधि से बड़ा कोई नहीं है, विधि ही सर्वोच्च है। ठीक है। तो इसके बाद विधायी प्रक्रिया, मैंने आपसे कहा कि अगर वो विधायिका से संबंधित बात आ जाए, विधायिका मतलब संसद से संबंधित बात आ जाए, विधायी, ठीक है, तो कहाँ से? ब्रिटेन से। और एक परमाधिकार लेख होता है, ये भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है। मैं एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए लाया हूँ। बाकी जो घिसे पिटे क्वेश्चन हो चुके हैं, जो बार बार पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन को मुझे फोकस नहीं करना है। उसके बाद आइए हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, क्योंकि अमेरिका, जैसा कि आप जानते हैं, पहली बार जो लिखित संविधान का उल्लेख हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में ही लिखित संविधान की बात की गई। और अमेरिका ही पहला ऐसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें किसकी बात की गई? प्रियम्बल की बात की गई है, प्रस्तावना की बात की गई। तो हम वहाँ से अडॉप्ट करते हैं। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यायपालिका है, सबसे मजबूत न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका से संबंधित किसी भी प्रकार की चीज़ें पूछी जाए तो आपका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। क्योंकि भारत ने अमेरिका से न्यायपालिका और मूल अधिकार से संबंधित चीज़ों को अडॉप्ट किया है। ठीक है। मैंने इसमें मूल अधिकार को मेंशन नहीं किया क्योंकि मूल अधिकार बहुत ही फेमस है, आपको पता है। ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अब नहीं पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है और कंसेप्ट आपको याद रखना है कि अगर न्यायालय से संबंधित कुछ भी बात आ जाए, चाहे जुडिशियल रिव्यू की बात आ जाए, चाहे न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र की बात आ जाए, चाहे न्यायालय की स्वतंत्रता की बात आ जाए, चाहे जो भी प्रक्रिया आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? अमेरिका याद रखना है। ठीक है, तो ये अमेरिका है। तो वित्तीय आपातकाल, मैं आपको बता दूं कि आपातकालीन जो व्यवस्था है, मैं आगे पढ़ूंगा, वो जर्मनी से लिया गया है। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 के तहत है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने वित्तीय आपातकाल की मुख्य व्यवस्था भारत में की, क्योंकि भारत की स्थिति, जब भारत आज़ाद हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस समय बहुत ही वित्तीय स्थिति भारत की अच्छी नहीं थी। तो इसलिए क्या किया गया कि वित्तीय आपात की भी व्यवस्था आर्टिकल 360 के तहत किया गया। और एक खास बता दूं, यह वही आर्टिकल है जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि भारत का कौन सा अनुच्छेद आज तक प्रयोग में नहीं लाया गया है, तो कौन सा है? वित्तीय आपात 360 है। उद्देशिका का विचार, मैंने अभी आपसे बताया कि पहला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का जिसने पहली बार प्रस्तावना की बात की, प्रियम्बल की बात की, उद्देशिका की बात की, प्रलेख की बात की। ठीक है, तो उद्देशिका का विचार भी भारत कहाँ से अडॉप्ट करता है? अमेरिका से अडॉप्ट करता है। उपराष्ट्रपति का पद, एक्चुअल में अमेरिका में, हमारे देश में तो संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति प्रणाली सिस्टम है। वहाँ पे राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो हमने उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, अमेरिका से एडॉप्ट किया है। क्या आपको पता है संसदीय शासन प्रणाली में उपराष्ट्रपति होते हैं? क्या ब्रिटेन में कोई उपराष्ट्रपति है? जी नहीं। तो भारत में कैसे उपराष्ट्रपति हो गया? तो क्योंकि हमने इस चीज़ को अमेरिका से एडॉप्ट किया है, ठीक है। इसको देख, आयरलैंड, आयरलैंड की जब भी बात आती है तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व की बात की जाती है कि ये आयरलैंड से लिया गया है। मैंने इसमें मेंशन नहीं किया गया क्योंकि बहुत ही बार पूछा गया और आपको पता भी होगा। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। क्योंकि देखो ब्रिटेन में जो क्राउन होता है वहाँ उस क्राउन का निर्वाचन नहीं होता। क्राउन कैसा होता है, वंशानुगत होता है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जैसा कि आप जानते भी हो। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका निर्वाचन होता है, इसीलिए हमारा देश कैसा है, गणतंत्र है, ठीक है। निर्वाचन होता है और जब निर्वाचन होगा तो इस चीज़ को तो हम कहीं ना कहीं से अडॉप्ट करेंगे ही, ठीक है। तो फिर ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं। उन 250 सदस्यों में से कुछ सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है और कुछ सदस्यों का नामांकन होता है। जो नामांकन कौन करता है, लगभग 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति करता है। तो ये जो नामांकन की प्रक्रिया है ये भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। आइए देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया है। पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। भारत कैसा है, भारत है यूनियन ऑफ स्टेट, एक संघीय व्यवस्था है भारत में ना। एक देखिए केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है ना, इनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों में है ना, इनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। और जब इस तरह की व्यवस्था हो, जब इस तरह का सिस्टम हो ना, फेडरेशन की बात की जाए, यूनियन की बात की जाए, संघ की बात की जाए, तो कहाँ आ जाना, कनाडा। जब भी केंद्र की बात, जब केंद्र और राज्य का मामला जहां आ जाए, केंद्र राज्य संबंध जहां पे आ जाए, वहां पे आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, कनाडा लगाना है। क्योंकि भारत ने जो संघ का जो सिस्टम अपनाया है वो किस पे है, कनाडा के आधार पे है, ठीक है। 2 तरह के संघीय व्यवस्थाएं मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक अमेरिकन सिस्टम होता है और एक कनाडियन सिस्टम होता है। तो भारत ने किसको अपनाया है, कनाडा सिस्टम को अपनाया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। चाहे आप, अगर मैं आपको बता दूं, अगर किसकी राज्यपाल की नियुक्ति की बात आ जाए तो चूंकि संघ का मामला आ गया, राज्य और संघ का मामला आ गया, ठीक है, ठीक, तो तुरंत आ जाएगा कनाडा। जहाँ जहाँ भी संघ आ जाए, केंद्र राज्य संबंध आ जाए, कनाडा आप आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से जो परामर्श की बात आती है, ये चीज़ को आपको रखना, याद रखना है, वो कनाडा से है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी मामले पे परामर्श ले सकता है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, अधिकार देता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है कि जो शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास भी नहीं हैं और राज्य सरकार के पास भी नहीं है। जब इन शक्तियों का उल्लेख किया जा रहा था तो ये कुछ शक्तियाँ छूट जाती हैं, जिन्हें बाद में पता चलता है कि नहीं यार ये शक्तियाँ किसके अंतर्गत आएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ था तब इंटरनेट नहीं था ना, आपका 5G 4G ये सब इंटरनेट सिस्टम नहीं था। तो इंटरनेट अब लाया गया, तो इंटरनेट किसके अंतर्गत कर दिया गया है, केंद्र के अंतर्गत कर दिया। क्योंकि कहा गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी वो सब के सब केंद्र सरकार के अधीन होंगी। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने अडॉप्ट किया है। देखिए जैसे संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक आता है। संयुक्त बैठक कब होती है, जब हमारा जो संसदीय, जो हमारा संसद, उसमें क्या होता है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। जब लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक याद रखना, वित्त विधेयक और मैं संविधान संशोधन विधेयक की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य विधेयक। तो किसी भी सामान्य विधेयक पे जब लोकसभा और राज्यसभा के जो मत हैं, जो विचार हैं, उनमें विरोधाभास पाया जाए, ठीक, वे एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं, तब फिर हम क्या करते हैं, संयुक्त बैठक होती है। और इसकी बैठक कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा,
उद्देशिका मैंने देखा था कहाँ से लिया गया है। उद्देशिका का विचार तो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन जो उद्देशिका की भाषा है, भाषा की बात मैं कर रहा हूँ, ये भाषा कहाँ से लिया गया है? ये भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से ना, जो आप पढ़ते हो ना, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो लैंग्वेज है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया। हमारे पास 3 सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है इसमें वे विषय शामिल किए जाते हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम, स्टार मैं लगा देता हूँ, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ना। आर्टिकल 301 से 307 तक है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आइए जर्मनी, आपातकालीन उपबंध। अगर हम जब आर्टिकल 352 और 356 की बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है ना। 352 और 356 जर्मनी से लिया गया है। लेकिन जब 360 की बात करते हैं तो 360 कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, इस बात को याद रखना, ठीक है। आइए हम जापान की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बीपीएससी ने पूछा, यूपीपीसीएस ने, ये जितना मैं आपसे डिस्कस करा रहा हूँ ना, सब पे प्रश्न बन चुके हैं और आने वाले समय में सब पे प्रश्न बनने की संभावना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है? पहली बात ये जान लो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 के तहत ये आता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि भारत सरकार या जो न्यायालय है हमारा, या भी जो सिस्टम है, वो जो विधि निर्धारित की जाएगी उसी के आधार पर कार्य किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, बल्कि अपने से नहीं करेगा। अब जैसे हमारा न्यायालय है, न्यायालय क्या कहता है? न्यायालय कहता है कि मुझे साक्ष्य चाहिए, मुझे लिखित प्रमाण चाहिए, मुझे विधि के अनुसार काम करना है, ठीक है। तो यही है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। लेकिन और लेकिन ध्यान से सुन लो, एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक होता है विधि द्वारा उचित प्रक्रिया। तो अब जो भारत का जो न्यायालय है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किधर शिफ्ट हो रहा है? विधि द्वारा उचित प्रक्रिया। विधि द्वारा उचित प्रक्रिया कहाँ का है? अमेरिका का। अमेरिका का विधि द्वारा उचित प्रक्रिया अमेरिका का। वहाँ जो न्यायालय कहता है वही कानून है, जो न्यायालय कहता है वही कानून है। हमारे यहाँ कानून क्या है? जो संसद बनाती है वो कानून है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो न्यायालय कहता है वो कानून है, वो उचित प्रक्रिया की बात करता है, स्थापित प्रक्रिया की नहीं बात करता। तो भारत भी अब, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अब उचित प्रक्रिया की ओर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। आप जैसा कि जानते हो 368 के तहत 368 आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन हम 3 तरह से देखते हैं, सामान्य बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आज आधे से अधिक राज्यों की सहमति के आधार पे। ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया ना, ठीक है। अगर राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो राज्यसभा है उसके सदस्यों के जो मनोनीत किए जाते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरलैंड से। तो इन दोनों बात को आपको ध्यान में रखना। सोवियत संघ, मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंड पे भारत में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। तो हमारे कुल कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है, मैं इस पर सब डिस्कस करूंगा। तो ये सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, जो प्रस्तावना में न्याय का आदर्श है ना, ठीक है, आर्थिक राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। तो ये जो आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जो ये आइडियल की बात की गई है, आदर्श की बात की गई है प्रस्तावना में, कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और रायसद स्टडी सेंटर आपकी सफलता की शुभकामना करता है। इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।